I hope you all must be fine. So today I have came with another topic of our chapter journal, and today's topic is discount. So today we are going to study about the discount. In discount we have two different types. तो आज मैं आपको वही different types of discount के बारे में explain करने वाली हूँ. तो first I would like to start with this discount. It has been divided into two different categories. That is, first one is trade discount and second is cash discount. So first, what is trade discount? Let's start. Trade discount is the discount which is allowed by the wholesaler or the manufacturer. होलसेलर या मैन्युफैक्चरर इस ट्रेड डिस्काउंट को अलाउ करते हैं, ठीक है, किसको? टू द रिटेलर को. और रिटेलर को ये डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है फॉर एट अ फिक्स लिस्ट प्राइस जो भी होता है गुड्स का, उसके ऊपर ये डिस्काउंट रिटेलर को मिलता है. ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर को ही मिलता है, उससे मिलता है जो बल्क में परचेज करता है. ये एज अ कस्टमर नॉर्मली अगर हम किसी शॉप पे परचेज करने जा रहे हैं तो ये ट्रेड डिस्काउंट हमें नहीं मिल सकता है, बिकॉज रिटेलर की तरह हम बल्क में परचेज नहीं करते हैं या होलसेलर्स की तरह हम बल्क में परचेज नहीं करते हैं, ठीक है. होलसेलर को भी ये ट्रेड डिस्काउंट मिलता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स. तो इसीलिए होलसेलर और मैन्युफैक्चरर ये ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं टू द रिटेलर, होलसेलर टू द रिटेलर और मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर. तो इस तरह से ये ट्रेड डिस्काउंट होता है. सो ट्रेड डिस्काउंट जो है इसमें कुछ इसके एडवांटेजेस जानने से पहले मैं आपको कैश डिस्काउंट क्या होता है ये भी बता देती हूँ, ताकि दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए. तो कैश डिस्काउंट ऐसे है तो दोनों ही डिस्काउंट, बट क्यों, क्या अलग क्या है? तो ट्रेड डिस्काउंट में अलग ये है कि यहाँ पे कोई उसके लिए पेमेंट नहीं होती है. कैश डिस्काउंट जितना डिस्काउंट मिला उतना हमें कम देना है. हालांकि कैश डिस्काउंट में भी हम ये करते हैं, बट डिफरेंस इज दैट ट्रेड डिस्काउंट तभी मिलता है जब हम ऑर्डर्स लगाते हैं, हम परचेज करते हैं. अब इधर उस टाइम में हम सेम टाइम में पेमेंट कर रहे हो या ना कर रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट उस टाइम में अवेलेबल हो जाता है. जैसे एज अ रिटेलर इफ आई हैव ऑर्डर्ड, मैंने कहीं पे कुछ क्वांटिटी में गुड्स ऑर्डर किए और उस ट्रेडर ने, उस होलसेलर ने मुझे सर्टेन परसेंट, फॉर एग्जाम्पल 10%, 15%, वट एवर अकॉर्डिंग टू हिम, अगर कोई डिस्काउंट वो मुझे देता है, भले ही मैं उस समय तुरंत पेमेंट ना कर रही हूँ, फिर भी वो डिस्काउंट मुझे अवेलेबल होगा. और ये जो डिस्काउंट मिलेगा इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इट इज अलाउड ओनली ऑन द लीस्ट प्राइस. जो गुड्स का लिस्ट प्राइस है उसी पे ये अलाउड होता है. सो दिस इज द डिफरेंस वेदर वी आर पेइंग इन कैश और वी आर ऑर्डरिंग गुड्स और टेकिंग परचेजिंग गुड्स इन क्रेडिट, वी विल रिसीव और द परचेजर विल रिसीव दिस ट्रेड डिस्काउंट. अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट इज अ कंडीशनल डिस्काउंट. ये तभी अवेलेबल होता है जब हम कैश पेमेंट करते हैं. पेमेंट नहीं करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट द कैश डिस्काउंट. तो इस कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट. जनरली ये जो डिस्काउंट उसी को मिलता है जो या तो तुरंत पेमेंट कर दे या एक फिक्स टाइम, जो गिवन टाइम हो. जैसे सेलर ने कहा कि अगर 1 महीने में आप पेमेंट करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा. तो इस तरह से एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में अगर विद इन टाइम पेमेंट होती है तभी कैश डिस्काउंट अवेलेबल होता है. तो दिस इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. डिफरेंस क्या है? ट्रेड डिस्काउंट विदाउट कैश पेमेंट, क्रेडिट परचेज हो या कैश परचेज हो, दोनों में ही अवेलेबल होता है. कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट करते वक्त ही अवेलेबल होता है. नेक्स्ट अब बात करते हैं दोनों के एडवांटेजेस की. तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट का एडवांटेजेस फॉर द रिटेलर भी है एंड होलसेलर. तो सबसे पहले हम देखते हैं रिटेलर को क्या बेनिफिट है फ्रॉम दिस ट्रेड डिस्काउंट. तो रिटेलर जो है उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है. प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कैसे हो सकता है? तो जैसे अगर 10,000 का गुड्स ऑर्डर किया है या परचेज कर रहा है, तो 10,000 के गुड्स पे इफ ही इज गेटिंग 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, अगर 10% उसको डिस्काउंट मिल रहा, इट मीन्स इन प्लेस ऑफ 10,000 ही हैज टू पे ओनली 9,000. 1,000 रुपीज उसका क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट हो गया. तो वो सिर्फ जब भी पेमेंट करेगा वो 9,000 पे करेगा. तो इससे क्या होगा, जब उसने 10,000 के गुड्स 9,000 में खरीदे हैं तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा. ये 1,000 भी तो उसका प्रॉफिट मार्जिन है. अब उसके बाद वो 10,000 के गुड्स को 11,000 में बेचे या 12,000 में बेचे, ये सारा उसका जितना भी प्रॉफिट हो
अर्न कर रहा है उसमें प्लस ये जो डिस्काउंट का अर्निंग है ये भी एडेड हो जाएगा, तो प्रॉफिट मार्जिन जो है उसका वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट रिटेलर को बेनिफिट ये मिलता है कि मेक्स प्रॉफिट इवन एट कैटलॉग प्राइस। अगर वो गुड्स कैटलॉग प्राइस पे भी बेचता है, कैटलॉग प्राइस मीन्स जिस प्राइस पे उसने ऑर्डर्स किए थे गुड्स को, ठीक है, अगर 5000 पर यूनिट है दैट इज द कैटलॉग प्राइस, और जिसमें उसने ट्रेड डिस्काउंट उसे अवेलेबल हुआ होगा अगर 10% तो 500 का उसको डिस्काउंट मिला हो, दैट मीन्स उसने उस गुड के लिए सिर्फ 4500 पे किया है। तो इस कैटलॉग प्राइस पे अगर 5000 पे भी वो अपने गुड्स को बेचता है तो भी वो प्रॉफिट अर्न करेगा, चाहे वो कैटलॉग प्राइस में कर रहा है तो भी प्रॉफिट इसलिए अर्न करेगा बिकॉज कैटलॉग प्राइस मीन्स 5000, अगर वो 5000 में सेल आउट कर रहा है तो भी 500 का प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। सो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ अ रिटेलर। अब बात करते हैं होलसेलर की और द मैन्युफैक्चरर, उससे क्या प्रॉफिट? तो इंक्रीजेस द सेल बाय बल्क ऑर्डर होता है। ट्रेड डिस्काउंट देने की वजह से जो होलसेलर है उसके यहाँ ऑर्डर्स आने बढ़ जाएंगे। रिटेलर जो है वो एनकरेज होगा कि ठीक है मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं और ज़्यादा ऑर्डर करूँ, यानी कि जितना उसने बजट रखा होगा अपने परचेजेस के लिए, अगर 10,000 का होगा कि 10,000 की मुझे परचेजिंग करनी है गुड्स की, और उस 10,000 में इफ़ ही इज गेटिंग 10 और 20% डिस्काउंट तो डेफिनेटली वो इतने ही अमाउंट से और ज़्यादा परचेज कर सकता है। तो इस डिस्काउंट के बेनिफिट को उठाने के लिए हो सकता है वो अपने ऑर्डर्स को और इंक्रीज कर दे, मे बी 10 की जगह 20,000 ऑर्डर करे और 15,000 ऑर्डर करे। इस तरह से होलसेलर को ये बेनिफिट मिलेगा कि उसे बल्क में ऑर्डर्स मिलेंगे, उसके ऑर्डर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट टू द होलसेलर इज दैट डिफरेंट प्राइसेस मे चेंज फ्रॉम द रेगुलर और द ओकेजनल कस्टमर्स। जैसे कि होलसेलर के पास कुछ ओकेजनल भी कस्टमर्स होंगे, कुछ रेगुलर कस्टमर्स होंगे, तो वो अर्निंग उसकी बढ़ सकती है। इसमें क्या होगा, रेगुलर कस्टमर्स को वो थोड़े ज़्यादा ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड कर दे और ओकेजनल कस्टमर्स को थोड़ा कम भी दे सकते हैं। इट मीन्स जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने प्राइस को, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का रेट कुछ भी फिक्स नहीं है एंड कस्टमर टू कस्टमर लिंक न होने की वजह से वो इस बेनिफिट को भी उठा सकता है। ओकेजनल कस्टमर जो रेगुलर उनको ज़्यादा बेनिफिट देगा तो उसे और ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। ओकेजनल जो समटाइम्स कभी कभी उसके पास आते हैं तो उनको वो थोड़ा सा कम डिस्काउंट रेट कर सकता है, या फिर उनको ट्रेड डिस्काउंट न भी अवेलेबल कराए, ये भी हो सकता है। तो ये बेनिफिट होलसेलर को मिलते हैं। तो ये होगी हमारा ट्रेड डिस्काउंट का एडवांटेजेस टू द रिटेलर एंड द होलसेलर। नाउ कम टू द कैश डिस्काउंट का बेनिफिट जो सेलर और बायर को कैसे मिलता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सेलर की, तो सेलर जो है वो क्योंकि कैश डिस्काउंट अवेलेबल कराता है तो वो अपने परचेजर्स से बायर से ये उसके आगे ये कंडीशन रख सकता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू पे विद इन 1 वीक, एक वीक में 15 डेज में या 1 मंथ में अगर तुम पेमेंट करते हो तो मैं 10, 15 या 20 वॉट एवर उसके लिए कन्वीनियंट वो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट तुम्हें दूंगा। इट मीन्स इस डिस्काउंट को देने की वजह से उसे फायदा क्या हुआ, ही इज गेटिंग अर्लियर पेमेंट, उसे जल्दी ही पेमेंट मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट सेलर को होता है कि टाइम फिक्स टाइम पे उसकी पेमेंट आ जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट उसके लिए ये है कि पेमेंट डिस्काउंट देने की वजह से वो ज़्यादा पेमेंट रिसीव करेगा। डिस्काउंट के लालच में जो बायर है वो उसको पेमेंट करेगा, जल्दी ही पेमेंट करेगा। इससे क्या होगा, बैड डेब्ट्स की चांसेस कम हो जाएंगे। बैड डेब्ट्स एक तरह का लॉस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए। तो डेटर्स कम हो जाएंगे। जब मैक्सिमम पेमेंट कैश में रिसीव होगी तो डेफिनेटली डेटर्स जो है वो कम होंगे, और डेटर्स कम होंगे तो बैड डेब्ट्स के भी चांसेस कम हो जाएंगे। इट मीन्स उसके जो पैसा डूबना है वो चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट सेलर को मिलता है कैश डिस्काउंट देने की वजह से। अब बात करते हैं बायर को इस कैश डिस्काउंट का क्या बेनिफिट मिलता है। तो बायर जो है अर्लियर पेमेंट करने की वजह से जितनी जल्दी वो पेमेंट करता है उतना ही ज़्यादा वो बेनिफिट उठा सकता है। ये उसको फायदा मिलेगा कैश डिस्काउंट के फॉर्म में। जैसे टाइम लिमिट होता है, अगर 1 मंथ में पेमेंट करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 10% डिस्काउंट। इफ यू आर पेइंग विद इन 15 डेज यू विल गेट 20% डिस्काउंट। तो डेफिनेटली वो ज़्यादा डिस्काउंट लेने के लिए और अर्लियर पेमेंट करेगा। तो ये बेनिफिट उसको होता है। अगर वो जल्दी अर्लियर पेमेंट करेगा तो उसको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश डिस्काउंट। ज़्यादा मनी डिस्काउंट के फॉर्म में वो बचा सकता है।
सेकेंड बेनिफिट टू द बायर ये है कि अर्ली पेमेंट्स एनहांसेस द रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द बायर। जितनी जल्दी वो पेमेंट करेगा, कैश टू कैश अगर एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है या ट्रांजेक्शन्स होता है तो उसमें रेपुटेशन या फिर गुडविल उस बायर की अच्छी हो जाती है कि हाँ ये जल्दी पेमेंट कर रहा है तो मैं इसको ज़्यादा ऑर्डर्स इसको दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स सेल कर सकता हूँ क्योंकि ये मुझे पेमेंट जल्दी करता है, अर्ली पेमेंट करता है और फिक्स टाइम पे पेमेंट करता है। तो उसकी रेपुटेशन जो है वो अच्छी होगी मार्केट में। तो दीज आर द बेनिफिट्स फॉर अ सेलर एंड अ बायर रिगार्डिंग कैश डिस्काउंट। तो आई होप कि ये डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डील टुडेज सेकेंड टॉपिक, दैट इज कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। अब इसके बाद में कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। अब बात करेंगे आज के नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज का मतलब होता है एक साथ दो या दो से ज्यादा एंट्रीज को एक साथ ही करना, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। इस कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में कंडीशन ये होती है ईदर 2 और मोर देन 2 डेबिट्स हो सकते हैं या फिर 2 और मोर देन 2 क्रेडिट्स हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, डेबिट में 2 या 2 से ज्यादा चीजें हो सकती है या क्रेडिट में 2 या 2 से ज्यादा चीजें हो सकती है। बट थिंग इज दैट कि इधर डेबिट हो या क्रेडिट दोनों का, उसके बाद भी अमाउंट जो है वो इक्वल होगा। डेबिट में जितना टोटल अमाउंट आएगा उतना ही क्रेडिट का भी टोटल अमाउंट होगा। तो इसको समझाने के लिए आई हैव टेकन वन एग्जांपल, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कंपाउंड जर्नल एंट्री हम करते कैसे हैं। तो एग्जांपल में मैं इसीलिए जनरली ये कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है वो ट्रांजैक्शंस के लिए होता है जो हम सेम डेट पे करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सेम डेट की, तो अप्रैल 4 यहाँ पे मैंने लिया है। 4 अप्रैल को सैलरी पेड हुई है 5000 रुपीज एंड उसी 4 अप्रैल को रेंट भी पे किया गया है 1000 रुपीज। तो ये दोनों एंट्रीज फॉर द 4 अप्रैल है, सेम डे के लिए है। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 एंट्रीज ना करके अगर हम अलग अलग सेम डे की एंट्री करें तो हमारे जर्नल बुक पे 4 अप्रैल की एक एंट्री होगी, सैलरी अगर पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड देन फॉर द सेम डेट हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे, दूसरे उसके नीचे फिर एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट इस क्लमजीनेस को कम करने के लिए वी विल डू द वन एंट्री फॉर बोथ द ट्रांजैक्शन एंड द एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, एंड देन सेकेंड में हमारा रेंट भी डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि इन दोनों की पेमेंट जो है वो कैश में होगी इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट, एंड द नरेशन विल बी सैलरी एंड रेंट पेड। ये हो गया नरेशन। अब हम अमाउंट फिल करेंगे, तो अमाउंट हो जाएगा सैलरी हम कितना पे कर रहे हैं 5000 एंड रेंट कितना पे कर रहे हैं 1000, तो 1000। अब बात करते हैं टोटल इन दोनों पे हमने कैश कितना पेमेंट किया है, तो दोनों सैलरी और रेंट दोनों कैश में पे कर रहे हैं तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 6000 रुपीज। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे ये हमारा डेबिट का अमाउंट है और ये अमाउंट क्रेडिट के लिए है। तो 6000 टोटल है डेबिट का भी और 6000 टोटल है क्रेडिट का भी। तो ये कंपाउंड एंट्री, दिस इज द कंपाउंड एंट्री। 2 ट्रांजैक्शन जो सेम डेट का था वो हमने एक साथ कर दिया है, अमाउंट भी हमारा डेबिट क्रेडिट सेम हो गया है। तो ये हो गया कंपाउंड जर्नल एंट्री। आई होप कि ये कंपाउंड जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड बी सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। सेफ्टी रूल्स को फॉलो करिए। वीडियो अगर पसंद आया हो एंड यूजफुल हो आपके लिए तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, and if you haven't subscribed my channel then subscribe it. Thanks for watching this video.